So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 8 विषय विज्ञान के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। किस तरीके से फसल को उगाया जाता है और उसको आम लोगों तक पहुंचाया जाता है, इसकी पूरे प्रोसेस हम देखेंगे। किस तरीके से फार्मर्स जो हैं अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में मेहनत करके जो फसल उगाते हैं वो हम तक पहुंचती है, उस चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं हम चैप्टर में। आपने अब तक चैप्टर में डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को समझा होगा, यानी कि जो कृषि में यूज होने वाली काफी सारी जो तकनीकें हैं उनके बारे में समझा होगा। जो फूड हमारे तक पहुंचता है, हम तक जो फूड पहुंचता है वो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, इनके ऊपर हमने बात करी थी। आज की क्लास में हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और आगे की बातों को भी सीखेंगे। मैं चाहूंगा कि आप सबके सब अपना पूरा ध्यान जो है सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें। जो भी चीज यहाँ से बताई जाती है उन्हें नोट डाउन जरूर करें और घर से रिवाइज जरूर करें। आगे की बातों के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए, रिसेंटली हम बात कर रहे थे वीडिंग के ऊपर, है ना। और वीडिंग में हमने देखा था किस तरीके से जो हमारी फसल होती है ना, हमने जो पूरा प्रोसेस है इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। इरिगेशन के बाद के जो स्टेप्स है ना, हमने ये देखा था, क्या देखा था हमने ये चीज देखी थी कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है उसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। वो होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सबसे पहले क्या की जाती है, मिट्टी तैयार की जाती है, उसमें हल लगाई जाती है ना, जिसको हम टिलिंग बोलते हैं, प्लॉगिंग बोलते हैं। ये सारी चीजें हमने इसमें सीखी थी। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद हम क्या करते हैं, हम अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं, अच्छे बीजों का चुनाव करते हैं और फिर उनको बोते हैं। तो सेकंड स्टेप आ जाता है हमारा सोविंग। इसमें हमने आपको बताया था किस तरीके से हम ट्रेडिशनल पहले यूज करते थे, कि हम कैसे पता लगाते थे, हमारे घर के जो लोग थे वो कैसे पता लगाते थे कि कौन सा बीज बोने के लिए सही है और कौन सा खराब है ना। ये आपको याद तो होगा ही। नेक्स्ट हमने बात करी थी कि जब हम बीज को बो देते हैं उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो फसल के डेवलपमेंट के लिए, उसके विकास के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो यहाँ पर होती है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। जब हम फसल में, जब हम क्रॉप में फर्टिलाइजर और मैन्योर का ऐड करते हैं, उनका यूज करते हैं फसल के साथ, यानी कि जो खाद है और जो उर्वरक है, फसल की जो पैदावार है उसमें काफी हेल्प मिलती है, उसमें काफी इंक्रीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ स्टेप है, अब फसल की उत्पादन के लिए एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो चाहिए होती है वो होती है पानी, वो होती है सिंचाई। तो इरिगेशन आ जाता है हमारा फोर्थ स्टेप। देन उसके बाद हम अगर बात करें तो कब जो पौधे होते हैं जहाँ पर हमारी फसल उगती है वहां पर कुछ ऐसे अनचाहे पौधे भी उग जाते हैं जो कि इन पौधों का पोषण लेने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे पौधों का विकास कम स्पीड से होता है। तो इनको बोलते हैं वीड्स। तो हमको क्या करनी पड़ती है, अपने पौधे की सुरक्षा भी करनी पड़ती है इन वीड्स से, जिसको हम हिंदी में खरपतवार कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो सिक्स्थ स्टेप आ जाता है वो आ जाता है हार्वेस्टिंग का। जब हमारी फसल बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाती है हम उसको काटते हैं, हम उसको आगे खेत से निकाल करके आगे की जो प्रोसेस है साफ सफाई के लिए उसमें लेकर जाते हैं। और जब एक बार हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया, जिस चीज को हम खा सकते हैं, ठीक है, वो तैयार हो गया, तो हम उसके बाद लास्ट स्टेप देखते हैं कि उसको स्टोर किस तरीके से किया जाए। क्योंकि आप अपने आप में बात जानते हैं कि साल के कुछ ही महीने जो है एक फसल को उगाने के लिए उपयुक्त होते हैं। जैसे हम बात करें, गेहूं की बात करें हम, है ना, जैसे वीट। अब आप सोचो, हम लोग जो है रोटी तो हर दिन खा रहे
है ना। तो रोटी किससे बनती है? गेहूं से। और जो गेहूं की फसल है उसको उगाने का टाइम जो है वो विंटर का टाइम हम ये कहते हैं, विंटर का टाइम जो है मानते हैं, क्योंकि ये रबी की फसल है। वीट कौन सी फसल है? रबी की फसल है, याद आ रहा होगा आपको। और रबी की फसल जो है कब उगाई जाती है? विंटर सीजन में। हम ये कह सकते हैं अक्टूबर से जो मार्च का टाइम होता है, अक्टूबर से जो मार्च का टाइम होता है वो इसके लिए उपयुक्त होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अक्टूबर से मार्च के बीच में ही रोटी खाएंगे, है ना, या फिर मार्च के बाद से और अक्टूबर तक ही रोटी खाएंगे, ऐसा तो है नहीं। रोटी तो हम पूरे साल हर दिन, है ना, तीनों टाइम भी खाते हैं, दिन में 2 बार तो खाते ही हैं। तो ये जो फसल सिर्फ इस बीच में पैदा हो रही है, इस फसल को हमको पूरे साल चलाना है, इस गेहूं को हमको पूरे साल चलाना है। तो पूरे साल का गेहूं जो होगा हम थोड़ा थोड़ा करके यूज करेंगे। तो जो बहुत सारा गेहूं होगा उसको स्टोर करने के लिए हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने जो इतनी मेहनत से, हमारे किसानों ने जो इतनी मेहनत से फसल तैयार करी है, जो गेहूं हम तक पहुंचाया है, वो खराब हो जाए, है ना। तो स्टोरेज जो है एक लास्ट और एक, मैं कहूंगा उतना ही इंपॉर्टेंट, इन सारे स्टेप्स के जितना इंपॉर्टेंट एक स्टेप है स्टोरेज का। अब तक आप क्या क्या पढ़ चुके हैं? अब तक आप ये पढ़ चुके हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल किस तरीके से किया जाता है, यानी मिट्टी को तैयार किस तरीके से किया जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? खेतों में हल लगाते हैं, है ना, जो नीचे की परत होती है उसको पलटते हैं, है ना, ये सारे काम करते हैं। सोइंग मतलब बीज बोना, उसके बाद बीज को बोया जाता है ना। बीज को बोने के बाद, बीज को बोने से पहले बीजों का चुनाव किया जाता है, अच्छे बीजों को चुनाव किया जाता है। उसके बाद खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, जिससे कि हमारी फसल जो है ये हेल्दी बन सके, उसका विकास अच्छे तरीके से हो सके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप सिंचाई, पानी पौधे को मिलना चाहिए, सिंचाई उसकी टाइम टू टाइम होनी चाहिए, जितनी मात्रा में उसे पानी की आवश्यकता है वो तो एटलीस्ट उसे मिलना ही चाहिए। खरपतवार से सुरक्षा, खरपतवार से सुरक्षा यानी ऐसे पौधों से जो कि इन पौधों के हमारी फसल के आसपास उग जाते हैं, हमारी फसल में जो पौधे हैं उनके आसपास उग जाते हैं और उनका पोषण छीनने की कोशिश करते हैं, उनके न्यूट्रिएंट्स खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारे पौधे को कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, उस केस में फसल होगी वो थोड़ा सा कम उपजाऊ होगी, है ना। तो हमको क्या करना है? खरपतवार से भी सुरक्षा करनी है, अपने पौधे को बचाना है, ठीक है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब फसल को जो काटने का, फसल काटना और उसको साफ करना, ये दोनों इसके अंदर आते हैं, फसल काटना और साफ करना। और उसके बाद भंडारण यानी कि स्टोरेज, हमको जो फसल हमारी हुई है इतने सारे स्टेप्स के बाद, इतने टाइम के उसके बाद तो हमें उसको स्टोर भी करना है, ठीक है। इन सब को हम कहते हैं, इन सब को हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। क्या कहते हैं हम इन्हें कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप इन स्टेप्स के ऊपर बात करना, वन बाय वन चर्चा करना। अब तक हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स पर हमें, ठीक है। तो इसके बारे में हम और आगे अब डिटेल में पढ़ते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वीड में आपने एक स्टेप पढ़ा होगा, वीडिंग। वीडिंग वीडिंग किसे कहते हैं? सम अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो along with the crops and these unwanted plants are called weeds। तो मैंने आपको क्या बात बताई? मैंने आपको ये बात बताई कि जब हमारी फसल होती है तो वहां पर आपने देखा होगा कि फसल के आसपास कुछ ऐसे छोटे छोटे पौधे भी होते हैं जो कि अनडिजायरेबल होते हैं। अनडिजायरेबल मतलब जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है और जिनकी हमें जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये वहां पर ग्रो कर जाते हैं। तो हम क्या करते हैं इस केस में इन प्लांट्स को हम वीड्स कहते हैं, यानी खरपतवार कहते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? इन अनवांटेड प्लांट्स जो कि हमको जरूरत नहीं है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज अनवांटेड प्लांट इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब जो हमारी जो इच्छा के अनुसार, जो विदाउट हमारी अनवांटेड प्लांट्स हैं, उनको अगर हम हटाएंगे तो उनकी जो प्रोसेस होगी उसको हम वीडिंग कहेंगे, ठीक है। चलिए, इतनी बात आप समझ गए हैं, इससे आगे हम बात करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? वीडिंग से सुरक्षा, स्टेप्स फॉर वीडिंग, हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, है ना। हमारे फार्मर्स जो हैं वो क्या क्या स्टेप्स यूज कर सकते हैं इसमें पौधे की खरपतवार से सुरक्षा में। तो इसके ऊपर बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले अगर हम देखें
सबसे पहले अगर हम देखें तो खरपतवार से सुरक्षा करने के लिए हम क्या करते हैं, दो तीन तरीकों से हम क्या करते हैं, इन वीड्स को अलग कर सकते हैं, इनसे पौधे को बचा सकते हैं। एक जो सबसे पहला जो स्टेप आता है वो आता है बाय टिलिंग। अब टिलिंग में हम क्या करते हैं, टिलिंग में हम जो बीज बोने का जो टाइम होता है ना, जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, इस टाइम पर हम क्या कर देते हैं, सोइंग से पहले, है ना, बीज को बोने से पहले हम क्या करते हैं, मिट्टी को पलट देते हैं। मिट्टी को पलट देने से क्या होता है, जो वीड्स होती है, जो खरपतवार होती है ना, वो क्या होती है, वो उखड़ जाती है और वो मिट्टी के साथ मिल करके उसमें ही नष्ट हो जाती है, मतलब उसमें ही खत्म हो जाती है। तो एक तरीका तो ये है जिसमें हम क्या करते हैं, बीज को बोने से पहले ही मिट्टी को पलट देते हैं, जिससे जो वीड होती है, जो खरपतवार होती है, वो सूख जाती है और सूख करके जो हमारी सॉइल है इसके साथ मिल जाती है। दूसरा जो तरीका अमूमन लोग यूज करते हैं आज की डेट में, वो है बाय फिजिकल मीन्स। बाय फिजिकल मीन्स यानी कि एक एक करके जो है, आपने देखा होगा खेत में, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आपने कभी गांव गए हैं तो आपने देखा होगा एक छोटी सी कुदाल होती है ना, जिसको हम खुरपी कहते हैं, ठीक, खुरपी भी कहते हैं, सीड ड्रिल कहते हैं, ये सारे नाम हम यूज करते हैं इसके लिए। तो हम इससे क्या करते हैं, एक एक करके जो वीड्स हैं इनको खेत से निकालते हैं। अब ध्यान देना है आपको कि जो वीड्स आपको कब निकालने हैं, उससे पहले कि उस पर फूल लगे, है ना, इससे पहले कि उस पर फूल लगे आपको क्या करना है, वीड्स को निकाल देना है, खरपतवार को निकाल देना है, ठीक है। चलिए, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज हो गया, याद रखना, बाय खुरपी। खुरपी क्या हो गया, एक इंस्ट्रूमेंट हो गया, ठीक है, और एक सीड ड्रिल। सीड ड्रिल हमने देखा था सोइंग के प्रोसेस के टाइम पर, मैंने आपको बताया था, सीड ड्रिल को दिखाया था, आपको याद होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो वीडिंग के लिए हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स भी होते हैं जिनको हम वीडीसाइड्स भी बोलते हैं, वीडीसाइड्स, जिसको खरपतवार नाशक बोलते हैं, है ना। ये खरपतवार नाशक क्या काम करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। ये खरपतवार नाशक कुछ केमिकल्स होते हैं, दीज आर सम केमिकल्स, दीज आर सम केमिकल्स। केमिकल्स मतलब कुछ रसायन होते हैं, क्या काम करते हैं, दे डू नॉट डैमेज क्रॉप्स, ये फसल को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इनको स्प्रे करते हैं अपने खेत में, दीज आर स्प्रेड, स्प्रे करना मतलब छिड़कना, दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। तो खरपतवार को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, वीडीसाइड्स यूज करते हैं। अच्छा, वीडीसाइड्स के एग्जांपल अगर आपको बात करूं, वीडीसाइड्स के कुछ एग्जांपल, तो वो है, एग्जांपल आप याद रखें इसका, 2,4D एक नाम है वीडीसाइड का, इसको याद रखें। ये क्या काम करता है, हम इसको पानी के साथ मिला करके, ठीक है, और ये बात ध्यान रखनी है आपको कि इसको पानी के साथ आपको जरूर मिलाना है, ठीक है, डाइल्यूट जरूर करना है, डाइल्यूटेड विद वाटर, मतलब पानी के साथ मिला करके ही डालना है। तो वीडीसाइड्स के बारे में आपको जानकारी हो गई। वीडीसाइड्स क्या है, मॉडर्न डे में, आज के दिन में हम या तो ये काम करते हैं, ठीक है, ये ट्रेडिशनल तरीका है, मतलब एक एक करके जो है कुदाल लेके जाओ और जो जो आपको दिख रहे हैं वहां पर जो खरपतवार, जो वीड्स दिख रहे हैं उनको आप निकालो, है ना। छोटे में ही निकाल देना पड़ता है, उनको ज्यादा ग्रो नहीं होने देना पड़ता है, क्योंकि जितना ज्यादा वो ग्रो होंगे उतना ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले लेंगे आपके पौधे का, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, वीडीसाइड्स जो है आज की डेट में आपने देखा होगा छिड़काव किया जाता है वीडीसाइड्स का, खरपतवार नाशक का, पानी के साथ मिला करके इसको छिड़कते हैं। ये फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, ठीक है, केमिकल होता है, और जो खरपतवार होती है, जो वीड को है, उसको ये हटा देता है, खत्म कर देता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करना है, हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, जब ग्रोथ के टाइम ही हमको क्या करना है, वो छिड़काव कर देना है, स्प्रे कर देना है। नोट डाउन करेंगे जरा इसे। चलिए, आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी।
वीडीसाइड्स के बारे में दो चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। वीडीसाइड्स के बारे में आपको दो चीजें जरूर ध्यान रखनी है, स्टार लगा करके दो बातें लिखें। पहली चीज तो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, हमको वीडीसाइड्स का जो स्प्रे करना है, खरपतवार नाशक का जो छिड़काव करना है, आर स्प्रेड ड्यूरिंग the vegetative growth of weeds. The vegetative growth of weeds. मतलब हमको छिड़काव जो करना है खरपतवार नाशक का, वो कब करना है? ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। इससे पहले कि उसके ऊपर जो है फ्लावरिंग होने लगे, फूल आने लगे। हमको ये काम कर देना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है, फार्मर या फिर पर्सन, कोई भी व्यक्ति जो इसको छिड़काव कर रहा है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट दे शुड कवर their nose and mouth with a piece of cloth during spraying of these chemicals. समझ रहे हैं आप बात को? हमको क्या करना है, दो चीजें जरूर ध्यान देनी है वीडीसाइडिंग में, ठीक है। वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। मतलब हमको क्या है कि वेजिटेटिव ग्रोथ जब होगी वीड्स की, उस टाइम ही हमको क्या कर देना है, उस दौरान ही हमको वीडीसाइड का स्प्रे कर देना है। जो व्यक्ति इसका स्प्रे कर रहा है वो अपने मुंह पर मास्क जरूर यूज करे, अपने नाक और मुंह को जो है जरूर ढक कर रखे, क्योंकि केमिकल होता है, ठीक है। और केमिकल अगर आपकी बॉडी में चले गया तो आपके लिए हार्मफुल होगा, है ना। तो जो भी व्यक्ति इसका स्प्रे कर रहा है उसको इस बात का ध्यान भी रखना है। चलिए इन दो पॉइंट्स को भी नोट डाउन कीजिए। फिर हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ रहे हैं, हार्वेस्टिंग। चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। तो हमने प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स स्टेप को भी कवर अप कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है हार्वेस्टिंग का। हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के ऊपर अगर बात करें तो जब इतना टाइम लग जाता है पूरी फसल को पकने में, अराउंड आप ये मान के चलें कि अगर अक्टूबर से स्टार्ट करते हैं गेहूं को बोना तो मार्च तक का टाइम लग जाता है ना। तो आप ये मान के चलिए 4 से 5 महीने जो है वो आपकी पूरी मेहनत लगती है उसमें, फसल को उगाने में, है ना। एक किसान की पूरी मेहनत लगती है 4 से 5 महीने एक फसल को उगाने में। अब जब फसल उग गई तो आप उसे काटेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, है ना। तो ये स्टेप इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक तो आपके 4-5 महीने की जो मेहनत है उसका एक रिजल्ट है, ठीक है। दूसरा, जो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा हार्वेस्टिंग के दौरान, जो प्रोडक्ट मिलेगा वही आप यूज करेंगे, वही आपका खाना है ना। तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं जो हमारी ट्रेडिशनल कल्चर है, तो आपने देखा होगा कि जैसे काफी सारे जो त्योहार हैं, आपने सुना होगा, पोंगल सुना होगा, है ना। साउथ में पोंगल मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाखी की बात करें, है ना, पूरे इंडिया में बैसाखी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरीके से काफी सारे जो त्योहार हैं हमारे पास, है ना। जैसे हम बात करें बिहू की बात करें, है ना, एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दिवाली, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं, यहाँ पर जो भी फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये सारे फेस्टिवल्स हैं, ये सारे रिलेटेड हैं हमारे इस दौरान, हार्वेस्टिंग के दौरान।
हार्वेस्टिंग के दौरान के जो ये फेस्टिवल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप देखना काफ़ी ज़्यादा एंजॉयफुल मतलब जो हैप्पीनेस का एनवायरनमेंट होता है इनके दौरान रहता है। ठीक है, तो इनके दौरान क्या किया जाता है, जो फार्मर्स हैं जब हार्वेस्टिंग करते हैं तो एक तो काफ़ी जो एंजॉइंग जो हैप्पीनेस माहौल होता है वैसा रहता है चारों तरफ, है ना। लोग बहुत खुश रहते हैं और अपनी फसल की जो है कटाई करते हैं। साथ ही साथ ये लोग जो हैं फार्मर्स को आप देखिएगा हमेशा काफ़ी थैंकफुल होते हैं, है ना। थैंकफुल होते हैं किसके लिए, भगवान के लिए, जिन्होंने जो है उनको ये फसल दी है ना, जिनसे वो अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं। तो आप देखना जब भी ये हार्वेस्टिंग का काम होता है, अगर आपको मौका लगे किसी गांव में जाने का या फिर हार्वेस्टिंग को देखने का, या फिर इस सीजन के दौरान आपको कहीं दिखे बैसाखी के दौरान कहीं फसल कट रही है, तो फसल कटने के बाद जो पहला उसका एक शेयर होता है, एक हिस्सा होता है, वो अपने जो भी देवी देवता है उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जो अपने जो भी गॉड है उनको एक शेयर जो है निकाल करके वो उनके लिए रखा जाता है। ठीक है, तो फार्मर्स ये मानते हैं कि जो हार्वेस्टिंग का टाइम है वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और वो अपने भगवान का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि जिनकी वजह से उनको ये खाना मिलेगा, है ना, अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, अपने परिवार का पेट भर सकते हैं। और साथ ही साथ वो ये भी उनसे उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनको ये फसल, आगे भी उनका पेट जो है इसी तरीके से भरता रहे। ठीक है ना। तो हार्वेस्टिंग में आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि एक हैप्पीनेस, एक खुशी से जुड़ा हुआ माहौल है किसमें, हमारे देश में। ठीक है, इस दौरान काफी सारे जो त्योहार हैं वो तो आते ही हैं, साथ ही साथ लोग इन त्योहारों को खूब ज्यादा खुशी से मनाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अपने जो 4-5 महीने की मेहनत है, एक तो उसका रिजल्ट है, और अपने जो भी भगवान है उनको शुक्रिया वो इसके थ्रू करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको शायद पता होगी, है ना। आपने देखा होगा आपके आसपास जो भी पूजा होती है, जब भी ये काम होता है तो एक शेर निकाल करके जो रिलेटेड आपके जो देवी देवता है उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, वो इसलिए चढ़ाया जाता है कि ताकि आगे भी जो है उनको, जो फार्मर्स हैं उनको ये फसल मिलती रहे, और वो थैंकफुल होते हैं, थैंकफुल उनका नेचर होता है। ठीक है, तो ये तो रही हमारे थोड़ा ट्रेडिशनल वाली बात, है ना, ट्रेडिशनल जो हमने देखा है। अब अगर बात आ जाते हैं इसके टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, अब अगर हम आ जाएं इसके टेक्निकल टर्म्स के ऊपर, तो ये चीज नहीं भूलनी है आपने, है ना। इंडिया में जो है जो भी त्योहार मनाए जाते हैं उसका एक कारण है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग के दौरान भी काफी सारे त्योहार जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ये मैंने आपको बता दिया रीजन क्यों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो आप देखना अपने आसपास जब कभी आपको समय लगे, है ना, तो आप ये हार्वेस्टिंग के टाइम पे देखना कि कितना खुशी का जो एनवायरनमेंट है वो रहता है। चलिए, हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, हार्वेस्टिंग आप लिखेंगे द कटिंग ऑफ क्रॉप, कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर it is mature, after it is mature is called harvesting, is called harvesting। ठीक है, जब फसल पक जाए उसके बाद उसको काटना जो है ये प्रोसेस कहलाता है हार्वेस्टिंग के नाम से। ठीक है, फसल की कटाई भी इसे हम कहते हैं। ठीक, तो हम जानते हैं 3 से 4 महीने की मेहनत लगती है ना। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, सॉरी जो हम हथियार यूज करते हैं वो है सिकल, ध्यान रखेंगे, सिकल जिसे दराती कहते हैं हम लोग, है ना, वो हम यूज करते हैं फसल की कटाई में। चलिए, तो इन चीजों को नोट डाउन करें। आज की डेट में हमारे पास काफी मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, ठीक है, जिनको हम हार्वेस्टिंग मशीन कहते हैं। उन मशीन के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, फिलहाल आप इतनी चीजों को नोट डाउन कीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपके समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ आपने चीज़ों को नोट डाउन किया होगा और घर से एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।